राधिका आखिरकार अपने नाना के सामने आ पहुंची थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसके गुस्से की वजह से उसने सबसे पहले अपने नाना से उसकी माँ की मौत के बारे में पूछ लिया था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ और नाना की तस्वीरें देखी तो उसे ऐसा लगने लगा जैसे इन दोनों में काफी प्रेम था। अब राधिका भी इसे देखकर पिघल गई और उसने अपने नाना को अपना लिया था। इधर लकी भी उनसे बात करने लगा। लकी के बारे में उन्हें पहले से ही सारी चीजें पता चल चुकी थी। हाँ, मुझे पता चला, सुनकर बुरा भी लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि शिवराज भाई ने आप जैसे आदमी को अपने परिवार से बाहर जाने दिया कैसे। मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, पृथ्वीराज ने कहा। उनकी आवाज में उनकी झिझक साफ महसूस हो रही थी। फिर उन्होंने लकी की तरफ देखा और पूछा, वैसे आप आगे क्या करने के बारे में सोच रहे हैं? मैं सच बताऊं तो मैंने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। कल ही मैं और राधिका एक दूसरे से शादी करने वाले थे और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी अंगूठियां भी बदल ली। लेकिन जयंत जी ने कहा कि आपके घर में शादी करने से पहले घर के बड़ों की मर्जी लेना जरूरी होता है। तो मेरे पास अभी तो कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं आगे कोई ना कोई काम तो जरूर ढूंढ लूंगा। ऐसे में आप मुझे इस बात की आज्ञा दीजिए कि मैं राधिका से शादी कर लूं। लकी ने कहा। उसे जैसे ही मौका मिला तो उसने अपनी सारी बात पृथ्वीराज के सामने रख दी थी। अब भले ही राधिका और लकी ने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर भी लकी के परिवार के नियम के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहता था। मैं इस बारे में कोई भी राय देने से पहले पृथ्वीराज हिचकिचा रहे थे और वो जैन की तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लकी के पास में जब कोई काम नहीं रह गया और जब उसे उसके परिवार से भी बाहर कर दिया गया तो ऐसे में वो राधिका का हाथ उसके हाथों में कैसे दे सकते थे। नाना, मैं सच में लकी से बहुत प्यार करती हूँ। जब कोई नहीं था ना तो यही मेरी जिंदगी में था और इसी ने मेरा ध्यान रखा। आप प्लीज हम दोनों की शादी के लिए हाँ कर दें। राधिका, तुम हमारे बीच में आज 20 साल के बाद आई हो। मुझे इस बात की खुशी हो रही है। अब भले ही मैं देख पा रहा हूँ कि लकी के अंदर बहुत हुनर है और फिर भी तुम्हारा नाना होने के नाते मैं लकी के चरित्र और उसके व्यवहार का इतने कम वक्त में अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ। क्या हो अगर कल को तुम दोनों में से किसी का भी मन बदल गया तो फिर हम क्या करेंगे? मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें किसी चीज का पछतावा होने दूं। जैसे ही पृथ्वीराज ने इतना बार कहा तो उसके बाद में लकी और राधिका एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी कंफ्यूज से हो गए। उन्हें एक बार के लिए तो पृथ्वीराज की बात समझ में ही नहीं आई कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे। मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी जल्दी हाँ कर देनी चाहिए। पहले मैं कुछ दिन लकी को देखना चाहता हूँ। हम एक काम करते हैं, 3 साल का वक्त लेते हैं। अगर मुझे लगता है कि मेरे जमाई के रूप में लकी 3 सालों में खड़ा उतरता है तो तुम दोनों की शादी मैं हंसी खुशी करवा दूंगा, पृथ्वीराज ने सुझाव देते हुए कहा। लेकिन उनकी 3 साल की बात दोनों के ऊपर जैसे ही किसी बम की तरह गिरी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे 3 साल का वक्त बहुत लंबा होता था और इतना ही लंबा इंतजार उनसे नहीं हो सकता था। ये चीज उनके चेहरे पर भी साफ नजर आ रही थी। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम एक पुराने परिवार से आते हैं। हमारे यहाँ कुछ नियम कानून है जिन्हें हमें मानना होगा। ऐसे में हमें ये 3 साल का वक्त तो देना ही पड़ेगा। अगर सच में लकी तुमसे प्यार करता है तो वो अपनी जुबान का पक्का है, तो ये 3 साल कैसे निकल जाएंगे ना पता नहीं चलेगा राधिका। उसके बाद जयंत ने लकी और राधिका की तरफ देखा। वो समझ गया था कि वो पृथ्वीराज के इस फैसले से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने पृथ्वीराज की बात में आगे जोड़ते हुए कहा, इसके अलावा भी तुम दोनों की उम्र इतनी ज्यादा नहीं है। अभी इतनी जल्दी शादी क्यों करनी है यार? मुझे तो लगता है कि तुम्हें पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। एक बार तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए उसके बाद आराम से शादी कर लेना। और लकी, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं तुम्हें खो दूं जैसे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें खोया है। मैं सच में चाहता हूं कि तुम हमारे घर के दामाद बनो, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें ये छोटी सी परीक्षा देनी होगी, पृथ्वीराज ने थोड़ा सा खुश होते हुए कहा ताकि लकी की मायूसी को कम कर सके। लेकिन लकी के दिल का दर्द उनकी खुशी से कम तो नहीं हुआ, पर फिर भी बात लकी के सम्मान के ऊपर आ गई थी और अब उसके पास में हाँ करने के अलावा कोई चारा बाकी नहीं रह गया। दादाजी, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे अभी तक ये नहीं बता रहे कि आपकी और माँ के बीच में क्या हुआ था। आपने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? राधिका इस बात का जवाब चाहती थी। इस बात के जवाब में निर्भर करता था कि राधिका इस शर्त पर हाँ करने वाली थी या फिर ना। पृथ्वीराज ने राधिका की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक गहराई उतर आई। उन्होंने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, नहीं,
उसके बारे में मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा दर्द समझने की कोशिश करोगी। नहीं, आपको जो भी पता है ना, वो अभी आपको बतानी होगी बात। आपके बीच जो भी है ना, वो मैं उसके ऊपर अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगी और खुशी खुशी उस बात को मान लूंगी। इसलिए आप मुझे बताओ कि माँ और आपके बीच में क्या हुआ था। राधिका ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। राधिका, इतने में जयंत ने धीरे लेकिन कड़े स्वर में कहा और आगे बोला, मेरा परिवार तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। तुम्हारे नाना जी ने जो कुछ भी उस वक्त किया वो तुम्हें बचाने के लिए ही किया था। अब बार बार एक ही सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम बार बार एक ही सवाल करती रहोगी तो हो सकता है तुम्हारे लिए खतरनाक हो जाए, और ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हमारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। ये बात सुनकर फिर से राधिका और लकी हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसे पृथ्वीराज छिपा रहे थे। लेकिन तब तक राधिका का दिमाग और ज्यादा कंफ्यूज हो गया और उसने आगे कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहीं बैठी रह गई। अपने नाना के दर्द को समझने के लिए शुक्रिया मेरी बेटी। मैं तुम्हें आने वाले वक्त में सब बता दूंगा, वादा है तुमसे मेरा, पृथ्वीराज ने कहा और फिर एक पल के ठहराव के बाद आगे बोला, वैसे आगे भविष्य में तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। आगे से कभी भी किसी भी आदमी के सामने ये नहीं कहोगी कि तुम मेरा परिवार की बेटी हो। इसके अलावा तुम्हें घर के अंदर भी किसी को ये बताना नहीं होगा कि तुम कौन हो। ये बात सिर्फ हम चारों के बीच में रहनी चाहिए और किसी पांचवें इंसान को इस बारे में कोई खबर नहीं लगनी चाहिए। राधिका की आंखें उसके नाना की ये बात सुनकर तो इस बार खुली की खुली रह गई। वो तो इतने सालों बाद में अपने परिवार से मिल रही थी और वो थी कि अपने परिवार की पहचान के बारे में किसी को बता नहीं सकती थी। ये बात थी कि उसे समझ नहीं आ रही थी और इसके सिर के ऊपर से निकल रही थी। राधिका, ये मैं तुम्हें अपने और अपने परिवार के भले के लिए करने के लिए कह रहा हूँ बेटा। तुम्हें इसके पीछे की वजह पता नहीं है, लेकिन मैं इसके पीछे की वजह जानता हूँ। इसलिए प्लीज इस बात का ध्यान रखना तुम, पृथ्वीराज ने कहा। हालांकि उन्हें इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि उन्हें राधिका से ऐसी जानकारी छिपानी पड़ रही थी, लेकिन उनके पास में कोई जानकारी छिपाने के अलावा दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा था। उन्होंने राधिका की पीठ थपथपाई और आगे कहा, मैं तुम्हारा एडमिशन यहाँ करवा देता हूँ ताकि तुम अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सको। तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, मुझे ऐसी उम्मीद है। लेकिन हाँ, ऐसा मत सोचना कि मैं ऐसा करने के बाद तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और आज के बाद तुम्हें किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा बेटा, वादा है मेरा। जब उन्होंने देखा कि राधिका के होश उड़े हुए थे तो पृथ्वीराज को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। इसके बाद फिर वो लकी की तरफ देखने लगे। लकी, मुझे उम्मीद है कि तुम राधिका के साथ रहोगे और उसकी अच्छे से देखभाल करोगे। मैं इस चीज के लिए तुम्हें हर महीने 10 लाख रुपए दूंगा। मेरी बच्ची का ध्यान रखना और भूल कर भी ना इसकी असली पहचान किसी के सामने मत आने देना। ठीक है। लकी ने बिना आगे कुछ कहे सीधा हाँ कर दी। वो अब इस मामले में और कोई बात नहीं करना चाहता था और ना ही पृथ्वीराज अपनी तरफ से इसमें और कुछ जोड़ना चाहते थे। वो अब राधिका के साथ बैठकर आराम से खाना खाना चाहते थे। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब खाना खा लेते हैं। राधिका, ये क्या तुम अपना हाथ रोक कर बैठी हो? आओ खाना खाओ। उसके बाद पृथ्वीराज ने अपनी थाली में थोड़ा सा खाना ले लिया। थोड़ी ही देर बाद सब लोग खाना खा चुके थे। राधिका को ऐसा लगा कि जैसे वो अपने नाना और मामा के बारे में जो सोच रही थी वो लोग वैसे जरा भी नहीं थे। वो लोग सच में दिल के बहुत अच्छे थे और उन लोगों के बीच में रहते हुए राधिका को भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। दादाजी, मैं अपनी माँ की चिता के पास जाना चाहती हूँ।
राधिका ने कहा। वो इतने सालों बाद में आज वो जगह देखना चाहती थी जहां उसकी माँ को जलाया गया था। ठीक है, इस बार जयंत तुम्हें अपने साथ में ले जाएगा, लेकिन उसके बाद से तुम कभी वहां पर अकेली नहीं जाओगी। इस बात का वादा करो। पृथ्वीराज ने उसे चेताते हुए कहा। उसके बाद उन्होंने जयंत को देखा और बोला, जयंत, तुम भी जब इसे अपने साथ ले जाओ तो ध्यान से ले जाना। किसी की भी नजर इस पर या तुम पर नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? जयंत ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और उसके बाद लकी और राधिका भी अपनी जगह पर से खड़े हो गए। उन्होंने पृथ्वीराज की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। वो लोग वहां से निकलने ही वाले थे, लेकिन इतने में पृथ्वीराज ने उन्हें रोकते हुए कहा, लकी, इससे पहले कि तुम्हारी और राधिका की शादी हो जाए, ध्यान रखना कि तुम दोनों अपने अपने दायरे में रहो। कभी उस दायरे को शादी से पहले पार करने की कोशिश मत करना, वरना ना सिर्फ ये राधिका का बल्कि मेरा भी अपमान होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम इस चीज का ध्यान रखोगे। जैसे ही उन दोनों ने उनके मुंह से ये बात सुनी तो दोनों के चेहरे मारे शर्म के लाल हो गए। पृथ्वीराज को इस बात का डर था कि दोनों जवान थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते, और ऐसे में कहीं दोनों ही अपना अपना दायरा लांघ न जाए। लेकिन लकी ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा, हाँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बात समझ गया हूँ और मेरी तरफ से मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राधिका, तुम्हारी माँ का पेंडेंट अभी भी तुम्हारे पास है ना? तुम उसे अपने पास ही रखना, लेकिन वो किसी की भी नजर में नहीं आना चाहिए। तुम उसे लोगों की नजर से बचा कर ही रखना। जी नाना जी, मैं भी इस चीज का ध्यान रखूंगी। बाकी आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ लकी है, राधिका ने जवाब देते हुए कहा। जिस तरह से पृथ्वीराज ये बात कहते हुए उसे देख रहा था, उसे राधिका को यही समझ में आ रहा था कि उस पेंडेंट से जुड़ी हुई सच में बहुत कोई बड़ी बात थी। अब राधिका और लकी दोनों ही वहां से बाहर निकल आए थे। लकी ने उन चारों लड़कियों को रुकने के लिए किसी होटल की तलाश करने के लिए कह दिया था। वो राधिका के साथ में उसकी माँ की चिता देखने के लिए जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्या था राज उसकी माँ की मौत का? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सम्मिलन।